नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। उज्जैन में लोकायुक्त टीम ने महिला कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। महिला कर्मचारी को किया गया गिरफ्तार। ग्वालियर में कांग्रेस ने रेलवे डायरेक्टर को सौंपा ज्ञापन, यात्रियों की सुविधाओं को बहाल करने की मांग। नदियों का शुद्धिकरण अभियान अंतिम चरण पर, इंदौर कलेक्टर व निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण। मंत्री विश्वास सारंग ने छात्रों को दी बड़ी सौगात, नर्सिंग या पैरामेडिकल छात्रों को पढ़ाई के दौरान मिलेगा कवरेज। शुक्रवार को ब्लॉक सरपंच संगठन कसरावत इकाई के द्वारा मुख्यमंत्री सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम एसडीएम संघ प्रिय को ज्ञापन दिया गया। इसमें 4 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया। बिजली बिल देयकों के संबंध सहित सीएम हेल्पलाइन 181 पर झूठी शिकायतों के साथ ही सूचना के अधिकार के दुरुपयोग और बाहरी पत्रकारों के द्वारा अवैध वसूली मुख्य कारण बताया गया। ज्ञापन के दौरान सरपंच सहित पंचायत सचिव मौजूद रहे। हमारी पंचायत जनपद पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और सरपंच की तरफ से 3 मांगे हैं। पहली मांगे बिजली बिल देयक संबंध में। वर्तमान में बिजली बिल में कुछ कानून में प्रावधान चेंज किया है शासन प्रशासन ने, उस कारण पंचायत को बिल भरना है। करीब 12 महीने पहले, 1 वर्ष पहले जनपद पंचायत, जिला पंचायत द्वारा बिल भरा जाता था। अब आज के कोरोना काल के कारण वसूली तो हो नहीं रही है, तो बिल कैसे भरेगी पंचायत? उनके कनेक्शन काटे जा रहे, अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है। दूसरी मांग है हमारी सीएम हेल्पलाइन। कुछ लोग शरारती तत्व गांव के 181 पर शिकायत करते हैं और शिकायत करने के बाद में जब सचिव सरपंच द्वारा जनपद को अवगत कराया जाता है और जवाब दिया जाता है, तो जवाब को न मानते हुए यहाँ से दबाव बनाया जाता है। इस कारण सरपंच और सचिव मानसिक रूप से प्रताड़ित और परेशान होता है। तीसरी मांग है हमारी सूचना के अधिकार में। सूचना के अधिकार में कुछ लोग अनावश्यक कारण सरपंच सचिवों को परेशान करते हैं। एक 10 रुपये का स्टाम्प लगा के सूचना के अधिकार में उससे जांच मांगते हैं। जांच मांगे, मगर जिस चीज़ की जरूरत उस चीज़ की जांच मांगे हम देने को तैयार है। वो पूर्व की कुछ चीज़ें मांगते हैं, कुछ अभी की मांगते हैं, और उस कारण जो पंचायत का कार्य है वो बाधित होता है। वर्तमान में सचिव क्या करता है, उन कागजों को ढूंढने में परेशान हो जाता है। इस कारण हमारी प्रशासन से मांग थी कि इसका दायरा कुछ ऐसा किया जाए जिससे सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच परेशान नहीं हो और भविष्य में पंचायत काम सुचारू रूप से चले। चौथी मांग थी हमारी बाहरी पत्रकार, जो फर्जी पत्रकार है। कुछ अपने ज़िले में ऐसे पत्रकार तैयार हो गए, वो रोज़ सवेरे खड़े होते हैं, बाइक उठाते हैं और पंचायतों में आकर के वसूली करते हैं। तो हमारा प्रशासन से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन था और इस निवेदन पे हमने ये मांग रखी है कि भाई जो बाहरी फर्जी पत्रकार है उन पर रोक लगाई जाए, ताकि पंचायतों में सचिव, रोजगार सहायक और सरपंचों को परेशान, प्रताड़ित न किया जाए। इस कारण पंचायत सचिव, रोजगार सहायक मानसिक रूप से विलुप्त होकर के तकलीफ उठा रहे हैं। इस तकलीफ को दूर करने के लिए हम प्रशासन से 4 मांगे करना चाहते हैं और की है। अब आगे देखो प्रशासन जो भी निर्णय ले, हम उस पर विचार करें। क्या नाम है आपका? परशुराम यादव, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक कसरावत। राजगढ़ के छापीहेड़ा नगर में मुख्यमंत्री जल आवर्धन योजना के तहत 4 करोड़ 95 लाख का ई लोकार्पण पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी की उपस्थिति में पानी की टंकी परिसर में संपन्न हुआ। नगर में जल संकट को देखते हुए नगर परिषद द्वारा राज्य सरकार से नगर में जल प्रदाय के लिए मांग की गई थी, जिसके फलस्वरूप नगर में जल प्रदाय योजना स्वीकृत हुई है। यह जल योजना कुंडलिया डैम से संचालित होगी, जिसके तहत नगर में लगभग नल जल योजना बिछाई जा चुकी है। इस योजना का लाभ अगले साल 2022 के अंत तक मिल सकेगा। उज्जैन के कलेक्टर कार्यालय के नकल शाखा में पदस्थ महिला कर्मचारी शशिकला त्यागी को लोकायुक्त की टीम ने 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। आवेदक जगदीश ने नकल पंजी निकलवाने के लिए आवेदन दिया था। इसके लिए मैडम ने 700 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते 200 रुपए कल दे दिए गए थे। फिर लोकायुक्त से पैसे की मांग को लेकर शिकायत की गई थी। इस पर संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त विभाग ने आज शुक्रवार को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए मैडम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मेरा नाम जगदीश सीता चंद्र है। ठीक है, फिर गाँव नलखल। फिर क्या हुआ? यहाँ काय के लिए आए थे? यहाँ काय के लिए, जैसे कि मतलब पंजीयन, नामांकन पंजीयन बैंक में जरूर है, उनके उसके बिना काम नहीं रहता। फिर ये लोन करो। फिर क्या हुआ? यहाँ आके कल आया था, मैं तो 200 रुपये दे दिए आवेदन लगा के, तक हो जाएगा। फिर नहीं, शाम तक इंतजार करें नहीं।
फिर सुबह आया तो एक बजे अब भी नहीं निकलेगा, मैं बोले उसका रोड तो मेरे से हवा ही नहीं है, फिर दूर पड़े। तो फिर 500 रुपया दे गए, मुझे कोई आए तो उसके साथ में दे सकते हैं, मुझे दूर पड़ गए तो पैसे दे दो, पैसे दे दिए। कितने रुपए की मांग की थी? 500 700 रुपया, 700 रुपए की मांग की थी। और आज आपने 500 रुपए दिए। 500 200 तो काय का नामांतरण करवाना था आपको? जमीन नामांतरण करवाना नहीं, नामांतरण पंजी पंजी करवाना होती है। है। तो पंजी करवाई नहीं होती है, ऊपर नंबर चाहिए, पावती पे नहीं। काय का, घर का, घर का नहीं, पुराना रिकॉर्ड जमीन का, जमीन का बैंक में उसकी मांग रहती जरूर है। महिदपुर तहसील का एक छोटा नलखेड़ा गांव का एक आवेदक जगदीश कलाल, जिसने जो है कल हमारे लोकायुक्त कार्यालय में शासन का शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि उसको जो है अपने केसीसी बनवाने के लिए उसको अपने कृषि भूमि के कुछ पंजी यहाँ से जो है नकल सेक्शन से चाहिए गई थी। आवेदन दिया था, आवेदन देते समय उसने हमें शिकायत की कि साहब मेरे से 200 रुपये ले लिए, 500 रुपये और मांग रहे हैं। इस संबंध में हमने शिकायत की तस्दीक की गई और उस आवेदक के साथ हमने उस महिला की वॉइस रिकॉर्ड भी कराई गई। उस रिकॉर्ड में क्लियर कट ये जब प्रमाणित हो गया कि महिला ने कहा कि कल आप 500 रुपये लेके आ जाइए, हम आपको पंजी दे देंगे। उज्जैन के सबसे बड़े जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को निजी अस्पताल में रेफर के खुलासे के बाद सिविल सर्जन की सांठगांठ व नेता नगरी के दबाव में काम करने का एक और मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर जिला अस्पताल में विगत 7 महीने पूर्व पदस्थ हुए मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर दीपक शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा नेता राजेश बोराना पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कहे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर इलाज नहीं किया और मरीज को कुछ हुआ तो जान से मारने की धमकी मिलती है। डॉक्टर दीपक का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन की भी बोलती बंद है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ड्यूटी के दौरान क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर दीपक शर्मा है। मैं मेडिकल ऑफिसर के पद पर जिला अस्पताल में 7 महीने पहले ज्वाइन करा था मैंने, और अब मेरी नाइट ड्यूटी थी कल रात 9 बजे से आज सवेरे 9 बजे तक की। और 7 से 7:30 सवेरे के बीच में एक व्यक्ति आए जिन्होंने अपना नाम राजेश बोराना बताया और मुझसे आग्रह करने लगे कि आपको हमारे साथ चल के घर पर मरीज़ को देखना पड़ेगा अस्पताल के बाहर, जो कि वो बता रहे थे कि पारस जैन जी जो हैं उनकी माताजी की तबीयत ख़राब है। तो जिस पर मैंने उनको बताया कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है, मैं इस प्रकार की जो है गतिविधि नहीं कर पाऊँगा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर। तो उन्होंने आपत्ति जताई और मुझ पर दबाव बढ़ाने लगे। दबाव बनाने के लिए उन्होंने सिविल सर्जन को फ़ोन किया और सिविल सर्जन ने उनके फ़ोन से मुझसे बात करी और कहा कि आप जाओ वहाँ पर, जबकि कोई रिटर्न में उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया कि मुझे जाना है, देखना है या ऐसा कुछ भी। तो मैंने बोला कि मैं अपनी ड्यूटी छोड़कर नहीं जा पाऊँगा, और सिविल सर्जन ने इस पर आपत्ति जताई और मुझे वो फ़ोन पर ही चिल्लाने लगे। तो मैंने फ़ोन रख दिया और राजेश बोराना जो है इसके उपरांत मुझसे माँ बहन की गाली देने लगे और ये कहने लगे कि अगर हमारे मरीज़ को कुछ होगा तो तुमको जान से मार देंगे। जी, आप ड्यूटी पर उस समय कितने लोग थे और क्या व्यवस्था थी वहाँ? ड्यूटी पर मैं अकेला डॉक्टर था उस समय पर, साथ में 2 कंपाउंडर और एक कंपाउंडर और एक ड्रेसर थे, और बाकी दूसरा वर्किंग स्टाफ था वहाँ पर किंतु सिविल सर्जन जब खुद इस चीज़ में दबाव मुझ पे बना रहे थे तो बाकी लोग कोई बीच में मेरे समर्थन के लिए नहीं आ पाए। है किसी व्यक्ति ने डॉक्टर को धमकाया है, किस तरह का मामला दर्ज है? एक आवेदन अभी पुलिस पहुंचा है, उसकी हम जांच करा रहे हैं। दूसरे पक्ष की तरफ से भी आवेदन आया है कि उनको जो वहाँ पे गए थे, हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल के दौरान कुछ वाद विवाद की स्थिति बनी है। पूरे दोनों ही आवेदनों का परीक्षण करा रहे हैं, जो भी उचित कार्रवाई होगी उसमें उचित कार्रवाई। ग्वालियर में कोरोना संक्रमण के कारण लगभग 10 महीने से ट्रेनों में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाएं पूरी तरह से बंद है। अब इसी को लेकर आज कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने ट्रेनों में यात्री सुविधाओं को बहाल करने के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम रेलवे डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि अगर आगामी समय में रेल विभाग ने ट्रेनों में यात्रियों की सुविधाओं को बहाल नहीं किया तो आगामी दिनों में कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कोरोना काल से जब से रेल बंद थी, तमाम तरह की जो यात्रियों की सुविधाएं और रेल ही बंद थी। अब रेल का जो आवागमन है बहाल कर दिया गया है, और अभी राज्य शासन द्वारा और केंद्र शासन द्वारा भी सभी जगह सिनेमा हॉल से लेके स्कूल और कॉलेज
और उसके बाद सब लोग अब मेले ठेले भी लगेंगे। लेकिन जो रेलवे की सुविधाएं यात्रियों को मुहैया कराई जा रही थी, रेल चालू होने के बाद भी वो यात्रियों को सुविधाएं नहीं दी जा रही। जैसे बेडिंग नहीं, पर्दे नहीं दिए जा रहे, पेंट्री कार बंद पड़ी है रेल में, और हमारा 4 नंबर का जो प्लेटफार्म है वो बंद पड़ा है। 4 नंबर के प्लेटफार्म बंद होने से जो दिव्यांग वृद्ध लोग हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि 4 नंबर का प्लेटफार्म चालू किया जाए, वहाँ से लोगों को आने जाने की सुविधा मिल सके तो उनकी परेशानी बन। दूसरा, रेल में जो यात्रियों को सुविधाएं दी जाती थी, किराया कटौती नहीं हुई, लेकिन सुविधाएं बंद हुई हैं, उन सुविधाओं को बहाल किया जाए। और जो हमारे दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, पत्रकार हैं, सीनियर सिटीजन हैं, इन लोगों को जो रियायती टिकट दिए जाते थे वो बहाल किए जाए। दूसरा, जो रेल में पेंट्री कार चालू की जाए। इन सब बातों को लेकर आज DRM महोदय को यहाँ वरिष्ठ अधीक्षक को ज्ञापन भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल जी के नाम ज्ञापन दिया है, और हमने कहा है कि अगर ये हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। नदियों में शुद्धिकरण अभियान के अंतिम चरण में अधिकारियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कलेक्टर मनीष सिंह और निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इंदौर में शुक्रवार को पीलिया खाला नाला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि नदियों का शुद्धिकरण अभियान इंदौर शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण अभियान है। उन्होंने यह दावा किया है कि वाटर प्लस की दावेदारी में इंदौर ऐसा पहला शहर होगा जो इस पैरामीटर में खरा उतरकर बताएगा। वहीं दूसरी तरफ निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने कहा कि शहर की जागरूक जनता और नगर निगम की टीम के बल पर यह चुनौतीपूर्ण अभियान सफल होने के करीब है। का जो ये पुनर्जीवन का प्रोजेक्ट है वो इंदौर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और काफ़ी लंबे समय से जब से हम लोगों ने स्वच्छता में काम करना शुरू किया तब से ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू बना रहा। बल्कि कान और सरस्वती का जो रिजुविनेशन का प्रोजेक्ट है वो शायद उससे भी पहले का है। हालांकि इस पे सीरियस प्रयास हम लोग लगातार नगर निगम की टीम कर रही है। अभी का जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें ध्यान रखा गया है कि न सिर्फ नदी बल्कि इसमें मिलने वाले जितने भी मेजर नाला हैं उन सभी में भी आने वाले सीवरेज को रोका जाए, ताकि जहाँ भी ये नाला जाके नदी में मिल रहे हैं उससे भी नदी प्रदूषित ना हो। तो नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाला पूरा रिवर स्ट्रेच, पूरे जो 6 बड़े नाला हैं उनके स्ट्रेच, साथ ही साथ इनमें आने वाले 28 से 29 छोटे बड़े नालाओं को भी ट्रैप किया गया है। इस पूरे अभियान में लगभग 5000 से ज़्यादा घरों से निकलने वाले आउटफॉल्स को ट्रैप किया गया है। पूरी जोन्स की सभी टीम्स, जोन्स के सभी सब इंजीनियर्स, सभी सिटी इंजीनियर्स, लगभग 150 कॉन्ट्रैक्टर्स की टीम लगातार पिछले 8 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। और चूँकि ये काम बहुत बड़ा था, बहुत महत्वाकांक्षी था, पर अच्छी चीज़ ये है कि ये काम लगभग अब समाप्ति की ओर है और हार्डली हमारे 6 पॉइंट्स अब बचे हुए हैं जिनको हम लोगों को वाइंड अप करना है। इसमें 2 रेक्टिफिकेशन के पॉइंट हैं और 4 जो नाला के पॉइंट हैं वो बचे हुए हैं। वो भी 10 तारीख तक 10 से 11 में ये पूरे वाइंड अप हो जाने हैं। और इसका प्रभाव अगर हम लोग देखना चाहें तो सभी को दिखता है कि नालों में पानी कुछ स्ट्रेचेस में सूख गया है जहाँ आउटफॉल्स पूरे हो गए हैं, बाकी स्ट्रेचेस में बिल्कुल न के बराबर हो गया है। तो प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 6-8 दिनों में रिवर में जितना भी पानी आए वो पूरा का पूरा ट्रीटेड वाटर आए और नाले हमारे सभी सूखे रहें जहाँ पर हमारा STP नहीं है। तो इस तरीके से ये पूरा रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीशन की ओर है और ये आने वाले सर्वेक्षण में निगम का न सिर्फ दावा मजबूत करेगा नंबर 1 वापस से रहने का, वाटर प्लस के सर्टिफिकेशन का, बल्कि इंदौर की जो एक लेगेसी है रिच, जो पिछले 4 सालों स्वच्छता की है, तो ये हमारी जो पूरी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्वच्छता का जो पॉइंट है उसको भी मजबूती देगा। साथ ही साथ जो पर्यावरण की दृष्टि से किए जाने वाले काम है उसमें भी ये मील का पत्थर साबित होगा। यार ये गंदा पानी मत दिखाओ, हमें देखिए लो ना भाई। हाँ तो सर बेहद महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है नदियों का शुद्धिकरण अभियान, आपने भी आज निरीक्षण किया है सर। स्वच्छता के पंच लगाने के लिहाज से कितना काम सर हो चुका और कितना बाकी? ये नगर निगम पिछले 8-10 महीने से बड़ा इंटेंसिव वर्क कर रहा है इसमें, कान नदी और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण के लिए। इसका कार्य इसलिए बहुत वृहत हो जाता है कि कान और सरस्वती नदी में बहुत सारे 6 बड़े नाले मिलते हैं और छोटे बड़े अनेक नाले मिलते हैं, जिसमें कि पूरे शहर की कॉलोनियों का सीवेज पूर्व में आया करता था। क्योंकि टैपिंग जो कॉलोनी के और रहवासियों के टॉयलेट्स की सीवेज की टैपिंग जो है उसका प्रतिशत पूरा नहीं था,
तो बहुत सारा अवैध कॉलोनी, स्लम बस्ती या कई लीगल कॉलोनीज़ के भी जो सीवेज है वो सेप्टिक टैंक से निकल के और नालों के माध्यम से नदियों में मिला करते थे। तो नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए, कान नदी को और सरस्वती नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए यह आवश्यक था कि सभी जितने भी छोटे बड़े नाले हैं उनमें जो कॉलोनी का, बस्तियों का, अवैध कॉलोनी का, लीगल कॉलोनियों का, कमर्शियल एरियाज़ का जो सीवेज का गंदा पानी जा रहा है उनके माध्यम से नदियों में, उनकी टैपिंग भी की जाए। तो ये कार्य पूरे संपूर्ण शहर इंदौर में चला है ये, और एंड टू एंड इसमें कनेक्टिविटी की गई है। किसी भी घर का सीवेज, टॉयलेट का सीवेज को उसी स्थल से टैप करके सीवर लाइन में डाला गया है। सीवर लाइन के माध्यम से वो प्राइमरी ट्रंक लाइंस में आया है और उसके माध्यम से या वो सीवेज जा रहा है कबीरखेड़ी में जो ट्रीटमेंट प्लांट है, या जो 6 डिसेंट्रलाइज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं कान्हा सरस्वती नदी किनारे, उसमें जा रहा है। तो ये बहुत ही वृहद कार्य, मेरे ख्याल से इंदौर एकमात्र शहर होगा इस समय पूरे देश में जहाँ पर इस प्रकार का वृहद श्रेणी का काम किया है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। और स्पष्टतः यह काम यहाँ की जनता, यहाँ के जनप्रतिनिधियों, इन सबके सहयोग के बगैर संभव नहीं था। जनता ने बहुत सहयोग दिया है इसमें। कई जगह सीवर लाइन के अलाइनमेंट को डालने में कुछ अतिक्रमण भी हटाए गए, उसमें जनप्रतिनिधियों ने भी जनता को समझाया, उन्होंने पूरा सहयोग किया। तो बहुत ही एक वृहद संयुक्त मुहिम के तहत ये कार्य जो पिछले 8-10 महीने में हुआ है, अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया है। जैसे अपन जो खड़े हैं पीलिया खाल में, यहाँ लगभग कम से कम 35 से 40 मिलियन लीटर्स वाटर जो है वो यहाँ से पास होता रहा होगा। और इस समय आप देखेंगे कि बिल्कुल ही पानी नहीं बह रहा है, केवल पानी भरा हुआ है, जिसको कि अभी पंप लगा करके नगर निगम निकाल रहा है बाहर। और जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा, मेरे ख्याल से 5-7 दिन 10 दिन में काफ़ी स्टेज सूखने की आ जाएगी, उसके बाद इसका सौंदर्यीकरण पूरा किया जाएगा। यहाँ पर पंचकुइया मंदिर के पास में जो पातालेश्वर बजरंगबली का मंदिर है, जो बड़ा सिद्ध और प्राचीन मंदिर है ये, यहाँ पर घाट निकल के आ गए हैं। इन घाट को भी नगर निगम निकाल रहा है बाहर, पिचिंग यहाँ प्रॉपर्ली की जाएगी और इस पूरे संपूर्ण स्ट्रेच को एक मॉडल के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके कि किस प्रकार से सीवेज को नदी नालों में रोकने का लाभ क्या होता है। सौंदर्यीकरण बढ़ता है, जो ग्राउंड वाटर में ये गंदा पानी पॉल्यूट करता था ट्यूबवेल्स को, ई कोली बैक्टीरिया सब जाते थे उसमें, वो रुकता है। बहुत तरह से स्वास्थ्य के लिए शहर के, और साथ ही साथ शहर के ओवरऑल सौंदर्यीकरण के लिए और स्वच्छता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है ये। और इस बार इस कार्य को वाटर प्लस के रूप में स्वच्छता सर्वे में भी रखा गया है, जिसमें कि केंद्र सरकार ने अपेक्षा की है, जो इंदौर नगर निगम ने किया है अभी, कि सभी सीवेज जो टॉयलेट से निकल रहा है वो या कि सीवर लाइन से जा करके ट्रीटमेंट प्लांट में जाए, या कि फिर वो सेप्टिक टैंक के माध्यम से सोकपिट में जाए। तो ये भी नगर निगम मेरे ख्याल से पहला मिलियन प्लस सिटी होगी, 10 लाख से ऊपर की आबादी वाली सिटी होगी, जिसमें कि ये वृहद कार्य लगभग पूर्ण होने जा रहा है। और इसके लिए सभी को शुभकामना देता हूँ मैं, शहर के जितने नागरिक हैं जिन्होंने सहयोग दिया है इसमें, शहर के जनप्रतिनिधि जिन्होंने कहीं भी सीवर लाइन की जो अलाइनमेंट था उसमें जो भी समस्या आ रही थी, उस हर जगह हर जनप्रतिनिधि ने उसमें सहयोग किया, वो क्लियर हुआ। और आने वाले समय में इसका स्वास्थ्य के रूप में बहुत ही अच्छा एक स्वस्थ शहर के रूप में जो एक प्रभाव देखने को मिलेगा शहर में, चाहे वो बोरिंग के वाटर की शुद्धता को लेके हो गया, ताकि चाहे वो इसके किनारे बसी हुई कॉलोनी में लोगों के स्वास्थ्य को लेके हो गया, हर तरह से लाभ देखने को मिलेगा शहर को। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के 7 फरवरी को ग्वालियर आगमन को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने फूलबाग मैदान में होने वाली सभा स्थल का निरीक्षण किया और जो भी कमियां मिली उनको जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री शहर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पंडाल के अंदर 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और अच्छी तैयारियां चल रही हैं। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ आ रहा है। कार्यक्रम जनता के जन कल्याणकारी योजनाओं का, कुछ लोगों को उसकी योजनाओं का लाभ मिले, मतलब जो उनके हाथ से सांकेतिक रूप से दिलाया जाए, उस कार्य उसकी पूरी समीक्षा हो जाए। कुछ विकास कार्य जो हमारे क्षेत्र के हैं उनके पूरे ग्वालियर बदल रहा है ना, तेजी के साथ बदले, विकास कार्य के लोकार्पण है, शिलान्यास है, ये कार्यक्रम है। शुक्रवार को पत्रकार एकता संघ के वाराणसी मंडल अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने जौनपुर के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा को
अशोक चक्र से सम्मानित किया। इस दौरान पत्रकार एकता संघ के जिला अध्यक्ष संदीप गुप्ता ने कहा कि आज हमारा संगठन पूरे भारत में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष संदीप गुप्ता, मीडिया प्रभारी रोहित चौबे सहित संघ के समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि हमारी सरकार ने जूनियर डॉक्टरों के लिए बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि देश में पहली बार प्रारंभ की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि नर्सिंग या पैरामेडिकल की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को उनके अध्ययन काल में बीमे का कवरेज मेडिकल कॉलेज द्वारा दिया जाएगा। मंत्री सारंग के मुताबिक 2 लाख रुपए का मेडिकल क्लेम उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस योजना में 10 लाख रुपए स्थायी मृत्यु पर और दिव्यांगता पर 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश हर स्तर पर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसी उद्देश्य को लेकर मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना, जो संभवतः देश में पहली बार लागू की जा रही है, उसकी शुरुआत करने वाला है। आज हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम इसकी लॉन्चिंग करेंगे। हमारे विभाग के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के अध्ययन के काल में उनको बीमा का कवरेज देने की योजना हमारे विभाग ने लागू करने का निर्णय लिया है, जो देश में संभवतः पहली बार शुरू की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।